अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और इससे पहले कि हम वीडियो के कंटेंट की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे दरखास्त होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नॉट जस्ट दैट, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्या श्रीलंका बनने जा रहा है। बहुत दिनों से हम तज्जिया निगारों को ये कहते हुए सुन रहे हैं, बहुत दिनों से हम टीवी के ऊपर भी सुन रहे हैं और इस्लामाबाद की गलियों के अंदर जो वो लोग जो बड़े जानकारी रखते हैं, जो बड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जो जिनकी समझ बूझ भी है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए जी श्रीलंका बनने की तरफ मामला जा रहा है। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान में एक बहुत स्टार्क डिफरेंस है। उस डिफरेंस की मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन ये कहा क्यों जा रहा है सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बड़े ही मकबूल लीडर इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रहे हैं। एक तरफ तो वो अपने सियासी जो उनके कंपेटिटर्स हैं उनको तनकीद का निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो वहीं नहीं रुक रहे, वो इदारों को ऊपर भी लैश आउट कर रहे हैं। आज उनका गुजरांवाला में जलसा हुआ और उन्होंने वही सुप्रीम कोर्ट जिससे वो बहुत नाराज बहुत नाला थे कि 12 बजे कौन सी कोर्ट लगती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 बजे क्यों बैठ गई, मामला क्या था, क्या अदलिया बिकी हुई है या नहीं बिकी हुई, ये तमाम बातें वो अपने जलसों के अंदर कर रहे थे। आज उसी अदलिया को उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया। लेकिन मामला सिर्फ अदलिया का नहीं है, मामला आगे बढ़ता है और इस्टेब्लिशमेंट तक जाता है। और इस्टेब्लिशमेंट वही इस्टेब्लिशमेंट जिसके बारे में वो हमेशा कहा करते थे कि बाजवा साहब तो बहुत अच्छे हैं, बाजवा साहब तो बहुत ही एक डेमोक्रेटिक शख्सियत है। वो क्या कहते थे बाजवा साहब के बारे में, वो पहले सुनिएगा। कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की, टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। तो बाजवा साहब के बारे में ये सोच रखने वाले इमरान खान साहब अपनी हुकूमत जाते ही एंटाई इस्टेब्लिशमेंट हो गए और उसके बाद अपने ही जलसों के अंदर अपने ही जो सियासी इकट्ठ है उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने लगे। वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या क्या बात करते रहे हैं, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। मैं बार बार कहता हूं न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। मीर जाफर जो मुसलमानों का मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से कि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक उनके साथ मिलके एक वो हुकूमत को हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। तो इमरान खान साहब का एकदम से एंटी इस्टेब्लिशमेंट रोल बहुत सारे हलकों के अंदर अच्छे तरीके से हजम नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। और मैं इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि इमरान खान साहब के करीब भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कहते हैं हम तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते रहे थे, अब हम एकदम से एंटी इस्टेब्लिशमेंट रोल अदा कैसे करें। और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल भी कैसी है, हमें ये भी पता है कि हर जो मुल्क होता है उसका एक यूनाइटिंग फैक्टर होता है और यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस एक यूनाइटिंग फैक्टर है। हम उनको किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाएं। बहरहाल बहुत सारे जो लीडरान हैं उनको मजबूरन लैश आउट करना भी पड़ा। हालांकि इमरान खान साहब साथ ही साथ वो कैरेट एंड स्टिक वाला रूल अपनाते रहे कि एक तरफ तो तारीफ़ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ नहीं जाएगा, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, हमारे शोहदा बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से हम लोग इधर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। अब एक बात कुछ दिनों से, पिछले कोई एक हफ्ते से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बात कर रही हूँ कि कुछ लोग ये बात करने लगे हैं
कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देगी। और श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, इकॉनमी डगमगाई, इकॉनमी डगमगाने के बाद डॉलर 200 से क्रॉस किया, और डॉलर 200 से क्रॉस करने के बाद एक पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के घर को जला दिया गया, उनकी गाड़ियाँ, उनके कीमती सामान, सब कुछ उसके साथ ज़मीबूस हो गया। श्रीलंका बन जाएगा, ये वाली चीज़ जो चल रही थी। अब ये सुनने में आ रहा है, इस्लामाबाद की गलियां, आपको पता है कितने ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी होती है, कोने कोने के अंदर हर टर्न के ऊपर आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब ये बात आ रही है सामने कि श्रीलंका तो कोई नहीं बनने देगा, इसलिए क्योंकि एक तो चलिए डॉलर क्रॉस कर गया 200 से ऊपर, लेकिन एक तो श्रीलंका और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, दूसरा ये है कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी तरीके से पाकिस्तान को किसी टर्मोइल में नहीं जाने देगी। मेरे ही प्रोग्राम में, इसी हफ्ते के प्रोग्राम में अकबर एस बाबर साहब ने क्या फरमाया, पहले वो सुनिएगा, उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। मंडे का शो था, ज़रा सुनिए। पाकिस्तान को ये खाई में गिरा रहे हैं। देखिए, याद रखिए कि पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है ये हमारी मईशत की तबाही की जड़ है, रूट कॉज है। अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो हम श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका एक मुल्क है जिसने डिफॉल्ट किया, जहां हुकूमत गिरी, जहां सड़कों पर इंतशार हुआ, जहां वजीर आजम का घर जला दिया गया। पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर स्टेट। अगर खुदा ना खास्ता ये वो हमारे वो हालात हुए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैठेगी, वो आपके इस न्यूक्लियर एसेट्स को सिक्योर करेगी, और चाइना ने वीटो नहीं किया तो हम पाकिस्तान की भूटान जैसी हैसियत रह जाएगी। उसके बाद आज के प्रोग्राम में कमर दिलशाद साहब, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कोई बात इसी तरह की बोली। और मेरा असल में सवाल ये था कि जी इंतखाबात डिले तो नहीं होते हुए नज़र आ रहे, पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया कि इसकी वजह से हमें इंतखाबात जल्दी कर देने चाहिए। उन्होंने उस जवाब में क्या फरमाया मेरे ही प्रोग्राम में GTV के ऊपर, वो भी सुनिएगा। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट में बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देख रहे हैं, और ये जो आपकी नाराबाजी है कि आप इंतखाबात करवा दें, इंतखाबात आपके नहीं होने। 2000 अगस्त 2023 तक गवर्नमेंट कानूनी आनी तौर पर बैठी हुई है ना, इसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट ये महसूस करे कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, सूरत हाल ठीक नहीं जा रही, माशी तौर पर भी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही हो तो आप बताइए हमारी एस्टेब्लिशमेंट खामोश रहेगी? जो पाकिस्तान के आर्टिकल 5 के तहत उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की रियासत की हिफाजत करनी है, आपने आइन को भी देखना है, रियासत को भी देखना है, अवाम को भी देखना है। तो ये बातें नहीं चलेगी नफरत अंगेज सियासत के ऊपर। अब इन दोनों बातों के साथ मैं उस अपनी इन्फॉर्मेशन को मिलाती हूँ जो कि एक मुलाकात के अंदर एक बड़ी अहम शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। मैं शख्सियत का नाम नहीं लूँगी, सीगा एराज़ में रखूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मकसद नवंबर है, और हमारा भी असल मकसद नवंबर है। ना हमने उनको नवंबर लेने देना है, और ना वो ये चाहते हैं कि नवंबर हम तक पहुँच जाए। और नवंबर का मकसद ये है कि वो अपनी पसंद की एक बड़ी अहम शख्सियत यानी नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती कर सकें, और वहाँ तक हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पहुँचने देंगे। आज सुबह फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि इंतखाबात, अगर 6 महीने का अरसा भी जो ECP ने मांगा था उसको भी देखें, तब भी सितंबर अक्टूबर के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कमर दिलशाद साहब ने भी आज मेरे प्रोग्राम में यही बात की। तो इस तमाम को अगर जोड़ा जाए तो लगता ऐसा है कि सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए, इसीलिए सियासी पारे को धीमा किया जाए, हल्का किया जाए। गुजरांवाला की आज की तकरीब के अंदर, आज के जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने गुजरांवाला के बड़े चार्ज क्राउड से बोला कि आप इस्लामाबाद आएँ। इस्लामाबाद आने के लिए भी, ये भी मैं अहम शख्सियत से मुलाकात के बाद तस्दीक से ये बात कर रही हूँ कि ये बताया गया कि तैयारी पूरी हो चुकी है। इस तैयारी को फाइनलाइज करने के लिए हम लोगों ने तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना है। ये भी याद रहे कि आज बड़े अरसे से जो तनकीद हो रही है, आज भी इमरान खान साहब ने बोला कि जी हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हमारे साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगी। यानी एक क्लियर डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ऑफिसर्स एक तरफ, उनकी फैमिलीज़ एक तरफ, और फैमिली के प्रेशर से कहीं साइड पे करने की कोशिश की जाए, कहीं आर्मी के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश की जाए। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं। अभी ये बहुत एक कंस्पिरेसी थियरी है, ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, और किसी के ऊपर इल्ज़ाम इस तरह से लगाना भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शोहदा की फैमिलीज़
और गाजियों से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीनन उनकी कुर्बानियों को सराहा भी है। ऐसा लगता है कि एक मुलाकात के ज़रिए जो कहीं कहीं कोई गैप क्रिएट ना हो जाए उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ये आने वाले चंद हफ्ते बहुत अहमियत के हामिल हैं। मेरी तो आप सबसे ये गुजारिश होगी कि आप दुआ करें कि आने वाले हफ्ते जो हैं पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल एंड अल्टीमेटली अ बिगर टर्मोइल सामने ना लेकर आएँ। लेकिन ख़बर मैंने आपको ये दे दी कि मामलात एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है, उससे आगे नहीं जाने दिए जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है इसकी बात किसी और व्लॉग में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।